बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, इसके चैप्टर नंबर 20 पे हम आ गए हैं, एसी सर्किट्स। और उसका पार्ट जो है 9 हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछला पार्ट RLC सर्किट्स और इम्पीडेंस ट्रायंगल, अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, ऊपर देखें आपको लिंक नज़र आ जाएगा। पिछला पार्ट का लिंक वीडियो में ऊपर ही आपको मिल जाएगा और अगला पार्ट जो है वो आपको इसी वीडियो के एंड में इसी स्क्रीन पर नज़र आ जाएगा। प्लेलिस्ट में चले जाएं तो बेहतर हो जाएगा। कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा होगा आपको। रटना नहीं समझना है, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा। वहाँ देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करें, प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाएँ। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20 अभी जो चल रहा है। पिछली सारी वीडियोस पूरी वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में सारे पार्ट्स की सूरत में मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड ईयर केमिस्ट्री कंप्लीट बुक जो है बना के ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। 13 के 13 चैप्टर्स प्लस एक ग्रैंड टेस्ट भी है उसके अंदर, ऑर्गेनिक ग्रैंड टेस्ट भी है उसके अंदर नॉमेनक्लेचर का, तो वो भी अटेम्प्ट कीजिए आप। 2 घंटे का लगभग वो ग्रैंड टेस्ट है, ठीक है। और उसी में मैंने सॉल्यूशंस भी बताए। इसमें सारे नॉमेनक्लेचर्स एक ही ग्रैंड टेस्ट के अंदर रख दिए हैं। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री भी कंप्लीट में बना के अपलोड कर चुका हूँ। बाकी पाकिस्तान स्टडी तो साथ चल ही रही है। क्लास मैट्रिक की चैप्टर नंबर 4 शुरू हो गया है, लैंड एंड क्लाइमेट। चलें अब चलते हैं। आज का टॉपिक जो है वो हमारा AC सर्किट्स थ्रू RC सीरीज सर्किट, अल्टरनेटिंग करंट AC थ्रू RC सीरीज सर्किट, RC सीरीज सर्किट। इस चैप्टर के अंदर ये थ्रू की सीरीज़ चल रही है, मैं इसको कहता हूँ थ्रू की सीरीज़। ये चौथा थ्रू है। पहला थ्रू जो है वो AC थ्रू रेसिस्टर हमने डिस्कस किया, उसके बाद AC थ्रू कैपेसिटर हमने डिस्कस किया, उसके बाद AC थ्रू इंडक्टर को हमने डिस्कस किया, और अब ये AC थ्रू RC सीरीज़ सर्किट, ऐसा सर्किट जिसके अंदर रेसिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है भाई। इसमें समझाने वाली मेरे ख्याल में अब ऐसी कोई बात भी नहीं है। सर्किट पिछली वीडियोस में भी बता दिया आपको। मेन चीज़ ये है कि अल्टरनेटिंग करंट तो आपको पता ही है। सर्किट जो है साइकिल से निकला है, और इसका मतलब क्या है, जिस तरह साइकिल में एक चीज़ एक जगह से निकलती है दोबारा वहीं पहुंचती है, बिल्कुल इसी तरह सर्किट जो है इसके अंदर भी यही मामला होता है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो गोल चीज़ ही हो, जैसे कि साइकिल में होता है, यहाँ से चीज़ चली है दोबारा यहीं पहुँच गई। सर्किट्स के अंदर वायर्स होती हैं। ये वायर यहाँ से यूँ चल रही है, यूँ जा रही है, यूँ जा रही है और यूँ जा रही है। हो सकता है ये वायर यहाँ से यूँ चल के, यूँ घूम के, इतना बड़ा बना के ये दोबारा यहाँ पर आ जाए। इस वायर में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, 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 यहाँ, और ये इलेक्ट्रॉन दोबारा आ गए। इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, जा कहाँ से रहे हैं। यहाँ पर बैटरी लगी हुई है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। ये ऊपर वाली वायर पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, नीचे वाली वायर नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है। तो ये बन गया आपका सर्किट, ये सर्किट कहलाता है, ठीक है। और अगर बैटरी नहीं तो आपके स्विच बोर्ड में देखिए, स्विच बोर्ड में ऐसे 2 सुराख होते हैं, 2 होल्स होते हैं। एग्जैक्टली एक होल पॉजिटिव का होता है, एक होल नेगेटिव का होता है। ये वायर अगर इसके साथ कनेक्ट है, ये वायर अगर इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है भाई। तो ये सर्किट की बात हो गई। अब इसी सर्किट के अंदर हमने क्या लगा दिया, रेसिस्टर लगा दिया। रेसिस्टर को आपको पता है इस शक्ल से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी सर्किट के अंदर कैपेसिटर भी लगा हुआ है, ठीक है। तो कैपेसिटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपेसिटर को हम इन 2 लाइंस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि ये रेसिस्टर कैपेसिटर सीरीज सर्किट है, इसलिए इनका लाइन में, एक ही लाइन में आना ज़रूरी है। तो मैं इस रेसिस्टर को यहाँ बना देता हूँ इस तरह से। ये रेसिस्टर आ गया और इसी के सीध में आगे जो है ये आपका कैपेसिटर आ गया।
तो ये एक ऐसा सर्किट है जिसमें रेसिस्टर और कैपेसिटर जो है वो दोनों लगे हुए हैं और इसके अंदर अल्टरनेटिंग करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। इसमें डेरिवेशन भी देखेंगे। तो अल्टरनेटिंग करंट जब फ्लो करता है तो इससे क्या मामलात होते हैं। आपको पता है एक बात कि रेसिस्टर का काम है रेसिस्टेंस क्रिएट करना जो हम खुद चाहते हैं। रेसिस्टेंस दो तरह की होती हैं, एक नेचुरल होती है वायर के अंदर, जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं एक वायर के अंदर तो उस वायर के जो एटम्स हैं वो उन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को रोकते हैं आगे बढ़ने से। ठीक है भाई, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आगे बढ़ने से रोकते हैं वायर के एटम्स। ये नेचुरल रेसिस्टेंस है, ये कुदरती मुज़ाहिमत है, ये कुदरती रुकावट है, ये कुदरती रोक है जो कि हर कंडक्टर में हर वायर में नेचुरली होती है। कुछ जगहों पर हम खुद भी अपनी मर्ज़ी से रेसिस्टर लगा देते हैं, रेसिस्टेंस बहुत बढ़ा देते हैं क्योंकि हमें उसके फ़ायदे भी होते हैं, एक फ़ायदा रेसिस्टर का हमें ये होता है क्योंकि ये करंट को आगे बढ़ने से रोकता है, तो इससे हम करंट की मिकदार को कंट्रोल कर सकते हैं। कहीं किसी जगह पे हमें ज़्यादा करंट चाहिए होता है, किसी जगह पे कम चाहिए होता है, और भी बहुत सारे फ़ायदे। दूसरी चीज़ ये है कैपेसिटर, इसका काम है चार्जेस को स्टोर करना। इसको भी हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो सर्किट है ये रेसिस्टेंस भी क्रिएट करेगा और ये जो कैपेसिटर है इसकी मदद से ये सर्किट चार्जेस भी स्टोर करेगा। कौन से करंट से रिलेटेड है ये? अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड है। समझ में आ रही है बात आपको? और ये सीरीज़ में जो है वो कनेक्ट है। कलेक्टिवली एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं इम्पीडेंस का। इम्पीडेंस पिछली वीडियो में भी मैंने बताया आपको। इम्पीडेंस ये हर किस्म की रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। एनी रेसिस्टेंस। आपको पता है रेसिस्टेंस जो है वो कैपेसिटर भी प्रोड्यूस करता है जी। कैपेसिटर जो है ये भी रेसिस्टेंस लगाता है, ये भी स्टोर तो करता है चार्जेस को लेकिन इलेक्ट्रिक करंट को भी आगे बढ़ने से रोकता है कैपेसिटर। कोई भी चीज़ आ जाएगी, चाहे वो रेसिस्टर हो, कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, वो रेसिस्ट तो करेगा, वो रुकावट तो डालेगा इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो होने में। ये बात जहन में रखिएगा। तो कलेक्टिवली हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस का लफ्ज़ी मतलब भी रुकावट ही होता है। तो इम्पीडेंस या रुकावट किसी भी किस्म की हो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने के लिए, चाहे रेसिस्टर की सूरत में हो, कैपेसिटर की सूरत में हो, इंडक्टर की सूरत में हो, उसको हम एक नाम देते हैं इम्पीडेंस, एनी रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, तो कॉन्सेप्ट मिल गया आपको। अब इसके अंदर देखते हैं कि ऐसे सर्किट में जिसमें रेसिस्टर भी लगा हुआ है और कैपेसिटर भी लगा हुआ है, अल्टरनेटिंग करंट AC जो है जब वो जा रहा है तो उस करंट के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, उसके वोल्टेज के साथ क्या मामलात हो रहे हैं, इनको देख लेते हैं। अभी हम नोट्स ले लेते हैं अब इसके और साथ साथ समझते भी हैं। पहली बात यहाँ पर आ रही है सीरीज़ सर्किट जो है ये क्या होता है। ये सीरीज़ सर्किट में आपको बता चुका हूँ, उसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। सीरीज़ सर्किट क्या होता है? टाइप ऑफ सर्किट, ये सर्किट की एक टाइप है इन विच एवरी connected element in which every connected element, जो भी एलिमेंट इसमें कनेक्ट हुआ है, रेसिस्टर है, इंडक्टर है, कैपेसिटर है, will receive the same amount of current, will receive the सेम अमाउंट ऑफ करंट। ठीक है भाई, तो सीरीज सर्किट किसको कहते हैं? ऐसा सर्किट जिसमें जो भी एलिमेंट लगे हुए हों सबको एक जैसा ही करंट मिले। ठीक है भाई, अब चलते हैं RC सीरीज सर्किट की तरफ। RC सीरीज सर्किट की तरफ, RC सीरीज सर्किट, इसकी डेफिनेशन क्या है? अ टाइप ऑफ सर्किट
connected with resistor, connected with resistor, connected with resistor R and capacitor. And capacitor, capital C, in series, तो आरसी सीरीज सर्किट एक ऐसा सर्किट है जिसके अंदर रेसिस्टर और कैपेसिटर कनेक्ट हुए हुए हैं, लेकिन कैसे कनेक्ट हुए हुए हैं? इन सीरीज में, मतलब कैपेसिटर और रेसिस्टर दोनों को सेम अमाउंट ऑफ करंट जो है वो मिलेगा। ठीक है, वोल्टेज, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए, वोल्टेज इन आरसी सीरीज सर्किट, इन आरसी सीरीज सर्किट, वोल्टेज इन आरसी सीरीज सर्किट। दो तरह के वोल्टेज हमें यहाँ पे नज़र आते हैं, एक वी आर कहलाता है और दूसरा वी सी कहलाता है। वी आर समझ जाइए, ये कौन सा वोल्टेज है जो रेसिस्टर के अंदर है, जो रेसिस्टर के अंदर है। ठीक है, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर। वी सी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है भाई, जैसे कि ये सर्किट है, ये लगा हुआ रेसिस्टर, तो इस पूरे सर्किट और ये लगा हुआ कैपेसिटर, तो इस पूरे सर्किट के अंदर वोल्टेज मौजूद है। तो वोल्टेज इस रेसिस्टर में भी तो होगा ना, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, इस रेसिस्टर, जो रेसिस्टर यहाँ से यहाँ तक ये शुरू हुआ है, इसके अंदर वोल्टेज की क्या पोजीशन है, ये वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर कहलाता है। और ये रहा कैपेसिटर, कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वोल्टेज की क्या पोजीशन है, ये वीसी कहलाता है। ठीक है भाई, तो वोल्टेज इन आरसी सीरीज सर्किट्स ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, वी आर और वी सी। नोट कर लीजिए, इसी से डेरिवेशन अभी होगी। ठीक है भाई, आगे चलें। अब इनको दो हिस्सों में हम डिवाइड कर देते हैं। इन केस ऑफ कैपेसिटर, ये सारा वोल्टेज का ही काम। अब बारी बारी हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। वीसी वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। इन केस ऑफ कैपेसिटर, इन केस ऑफ कैपेसिटर, अगर हम कैपेसिटर की बात करें तो क्या होगा भाई, वोल्टेज लैग्स द करंट बाय, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज लैग्स द करंट, वोल्टेज वी लैग्स द करंट आई। तो कैपेसिटर को अगर डिस्कस करें तो कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज और करंट आई, इनकी क्या पोजीशन है। शुरुआती वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि वेव फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं, वेव फॉर्म, ये वाली फॉर्म, वेव फॉर्म, इसकी मदद से हम अल्टरनेटिंग करंट को रिप्रेजेंट करते हैं और इसी की मदद से हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि करंट और वोल्टेज ये इस वेव की शक्ल में रिप्रेजेंट किया जाएगा। शुरू में ये बात की गई थी और इसीलिए यहाँ से फिर हमने दो वेव्स जो हैं वो बनाई हैं। एक वेव तो ये हमारे पास वोल्टेज की है और दूसरी वेव जो है हमारे पास करंट की है। ये सारा प्रोसेस हमने शुरू में समझा था। ये दूसरी वेव जो है ये हमारे पास करंट की है, जो यहाँ से शुरू हो रही है। ये अब दोनों मिक्स हो गई हैं, तो ये दोबारा मुझे समझाने का वक्त नहीं है अभी, कि मैं ऑलरेडी पिछली वीडियोस में, शुरुआती वीडियोस में ये वेव फॉर्म को डिस्क्राइब कर दिया। इसी के अंदर हमने फेज़ का कॉन्सेप्ट समझा था। एक था इन फेज़, एक था आउट फेज़।
इन फेज का मतलब ये था कि जब दोनों वेव्स एट द सेम टाइम पहुंच रही हैं किसी पॉइंट पे। मिसाल के तौर पर एक वेव वोल्टेज की है और दूसरी करंट की है। ये वोल्टेज की वेव जब आ रही है उसी टाइम करंट की वेव भी आ रही है। ये वोल्टेज की वेव हो गई, ये करंट की वेव हो गई। एट द सेम टाइम दोनों वेव्स पहुंच रही हैं, तो हम इसको कहते हैं इन फेज। और अगर इनमें फ़र्क आ जाए तो एक वेव पहले पहुंचेगी, एक वेव बाद में पहुंचेगी। ठीक है, जो पहले वेव पहुंचेगी वो लीड करेगी और जो पीछे वेव रह जाएगी वो लैग करेगी। समझ आ गई बात? अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज V लैग्स द करंट I, यानी कि वोल्टेज जो है वो लैग्स द करंट I, करंट I जो है वो पीछे रह जाएगा और वोल्टेज जो है वो आगे रह जाएगा, आगे निकल जाएगा। ठीक है, वोल्टेज V लैग्स द करंट I बाय, और कितना फ़र्क आएगा इसमें, वोल्टेज जो है वो लैग कर देगा करंट को। मतलब दूसरे लफ्ज़ों में वोल्टेज जो है वो आगे निकल जाएगा करंट से, वोल्टेज जो है वो आगे निकल जाएगा, पीछे छोड़ देगा करंट को। तो इसको हम कहते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग्स कर देगा करंट को, मतलब पीछे कर देगा और ख़ुद आगे निकल जाएगा। वोल्टेज लैग्स द करंट I, किसमें, इन केस ऑफ कैपेसिटर की बात हो रही है। ठीक है, बाय पाई अपॉन 2 रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन। अब ये पाई अपॉन 2 रेडियन क्या है, ये भी एग्जैक्टली बिल्कुल हमारे पास वो फॉर्म वाली वेव फॉर्म वाली टर्म आ जाती है, वेव फॉर्म वाली टर्म आ जाती है। ये हमारे पास वोल्टेज की वेव हो गई, ये हमारे पास करंट की वेव हो गई। तो इनके दरमियान जो फ़र्क नज़र आएगा हमें कितना, उस फ़र्क को हम इसमें बताते हैं पाई अपॉन 2 रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन, पाई अपॉन 2 रेडियन, कि इतना फ़र्क है दोनों के अंदर, इतना फ़र्क है दोनों के अंदर। ठीक है भाई, हैंस ड्रॉन। अब इस किस्म की सिचुएशन में, अब ये तो हमने वेव फॉर्म की बात कर ली, एक ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन है, दूसरी रिप्रेजेंटेशन क्या है, फेज़र वाली। अब वेव फॉर्म से निकल के हम आगे फेज़र डायग्राम की तरफ आ गए हैं। ये वेव फॉर्म और फेज़र डायग्राम दोनों की दोनों आपको क्या बता रही हैं, ये विजुअल प्रेजेंटेशन दे रही हैं आपको, तस्वीरों की मदद से आपको बता रही हैं ताल्लुक़ वोल्टेज का करंट का। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो वेव की शक्ल में भी हम इसी ताल्लुक़ को देख रहे हैं, इसी रिलेशन को देख रहे हैं वोल्टेज का और करंट का, और फेज़र डायग्राम के अंदर हम जो वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वोल्टेज को, करंट को। तो फेज़र डायग्राम में हम वेक्टर्स की मदद से करंट को और वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो वेक्टर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन है इनकी, ये फेज़र कहलाती है, फेज़र। तो इन अ नटशेल अगर बात करूं तो आपके पास दो ऑप्शन हैं। आप फेज़र डायग्राम की मदद से भी वोल्टेज और करंट के ताल्लुक़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं दिखा के, और आप वेव फॉर्म की शक्ल में भी वोल्टेज और करंट के रिलेशन को विजुअली दिखा सकते हैं किसी को, भाई ये देखो ये करंट है और ये वेव है। ठीक है भाई, तो अब जो हवाला दिया जा रहा है, पहले ऊपर हवाला दिया गया था आपको कि वोल्टेज लैग्स द करंट बाय पाई अपॉन 2 रेडियन, ये वेव फॉर्म वाली हमारे पास मिसाल आ गई। अब नीचे हैंस ड्रॉन, अगर हम जो है वो फेज़र डायग्राम की बात करते हैं तो उसमें हम ड्राइंग करेंगे, इसकी पिक्चर बना के भी दिखाऊंगा। वेक्टर वोल्टेज देखें, वोल्टेज को वो वेक्टर कह रहा है, वो वेक्टर जो कि वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर वोल्टेज ड्रॉन परपेंडिकुलर, वेक्टर वोल्टेज ड्रॉन परपेंडिकुलर, वेक्टर वोल्टेज ड्रॉन परपेंडिकुलर टू करंट फेज़र, टू करंट फेज़र। ठीक है भाई, इसकी पिक्चर भी बनी हुई है, लेकिन उसको हम बाद में बना लेंगे, कोई मसला नहीं है। पहले आप ये दूसरा वाला देख लें, ये तो कैपेसिटर की बात है। ठीक है,
अब अगर हम उसकी बात करते हैं रेसिस्टर की, इन केस ऑफ रेसिस्टर यहाँ पर वोल्टेज के क्या हालात हैं? इन केस ऑफ रेसिस्टर इसी सर्किट के अंदर वोल्टेज और करंट को अगर हम रेसिस्टर में देखें तो यहाँ क्या हालात हैं? यहाँ पर एक ही जैसा मामला है, यहाँ लैगिंग का सिस्टम नहीं है, यहाँ डिफरेंस नहीं है। कैपेसिटर के अंदर हमें वोल्टेज और करंट अलग अलग नज़र आते हैं, आगे पीछे नज़र आते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों इन फेज़ हैं। यानी वेव फॉर्म में बात करें तो जिस टाइम में वोल्टेज की वेव पहुँच रही है उसी टाइम में करंट की वेव भी पहुँच रही है, साथ साथ दोनों वेव्स पहुँच रही हैं। तो ये क्या है? वोल्टेज V एंड करंट I आर इन फेज, दोनों इन फेज हैं। ठीक है भाई। अब इसकी इक्वेशन जो है हम ड्राइव कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ वेक्टर, इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन RC सीरीज सर्किट, अब इसकी इक्वेशन ड्राइव कर लेते हैं। वोल्टेज की इक्वेशन RC सीरीज सर्किट में बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम को यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वोल्टेज की इक्वेशन ड्राइव करने के लिए। इसको मिटा दूँ, ये कन्फ्यूजन कर रही होगी आपके लिए। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, V जो है वो बराबर है VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है ट्रायंगल्स वगैरह के लिए है, तो यहाँ पर भी क्या ट्रायंगल है? बिल्कुल इसी तरह का ट्रायंगल है। एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये एरो है और दूसरा ये एरो है। ये एरो वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज की अगर हम बात करें तो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक जो है हमारे पास रेसिस्टर में वोल्टेज है, दूसरा जो है हमारे पास कैपेसिटर में वोल्टेज है। बहरहाल तो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करें तो ट्रायंगल हमारे पास आ जाएगा। ये ट्रायंगल ले लें इस तरह से, या फिर चलें अभी ये पिक्चर में ड्रॉ करके आपको इसकी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। बहरहाल ये याद रखेंगे पाइथागोरस थ्योरम के अंदर ये हमारे पास ट्रायंगल ही होता है। ठीक है, तीन साइड्स होती हैं, एक साइड वेक्टर को, एक साइड वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है, तो दूसरी साइड जो है हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, और यहाँ पर इसका सम हम देख रहे हैं। या फिर वोल्टेज की डिवीज़न, बहरहाल यहाँ देखें आप, इसको तो छोड़ देते हैं अभी। तो ये दो किस्म के वोल्टेज आपको नज़र आ रहे हैं। एक वोल्टेज हमारे पास रेसिस्टर में और दूसरा वोल्टेज हमारे पास, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1। ठीक है भाई। अब इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे, ऊपर से मिटाऊं। ठीक है, इसके अंदर हम एडिटिंग करेंगे। अब हमें पता है नाउ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर किसके बराबर होगा? VR इज इक्वल टू IR। भाई वोल्टेज का एक जनरल फार्मूला तो हमारे पास है ना, V इज इक्वल टू IR, ये वोल्टेज का फार्मूला। इसी ओरिजिनल फार्मूले में हम V की जगह पर VR कर देंगे, तो ये हो गया। दूसरा हमारे पास जो है वो वोल्टेज, नाउ वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, ये इसके बराबर हो गया। वोल्टेज
वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, ये आ गया। इसी फॉर्मूले में फिर चेंजेस हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, वी सी इज इक्वल टू आई एक्स सी। नॉर्मल रेसिस्टेंस को हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वो वोल्टेज है जो रेसिस्टर में है, और एक्स सी जो है ये वो रेसिस्टेंस है जिसको रिएक्टेंस कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है इसको। ये एक्स सी रेसिस्टेंस इन कैपेसिटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह ये आर है, इस तरह ये एक्स सी है, बाकी आई आई अपना इसी तरह है। सब्स्टिट्यूट आप लिखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट वी स्क्वायर आर एज आई आर। वी स्क्वायर आर कहाँ पर है, ये देखें, ये आपकी जो इक्वेशन 1 है, ये वी स्क्वायर आर एंड substitute v square r as IR and VC square x IXC in equation 1, in equation 1। ठीक है भाई, तो ये काम कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए आप इक्वेशन 1 के अंदर। इक्वेशन 1 में देखें वी स्क्वायर आर और वी स्क्वायर सी, इसकी जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर आर की जगह पर आई आर आ जाएगा, आई आर। ठीक है भाई, ब्रैकेट में स्क्वायर लगेगा, दूसरा भी ब्रैकेट में ही आएगा, इसके ऊपर भी स्क्वायर लगेगा, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आई एक्स सी। ठीक है भाई, अब इसमें थोड़ी सी चेंजेस होगी। अब बच्चे यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर सकते हैं, इसलिए ज़रा ध्यान से ये थोड़ी सी मैथमेटिक्स को समझिएगा। ये रूट जो है, ये रेडिकल जो है, ये इन दोनों के ऊपर है। ठीक है, आप, और ये अंदर जो है ब्रैकेट में इसके ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है, तो जल्दबाजी ना करें आप भले ये काम रफ में कर लें, लेकिन इसको ज़रा समझें कि ये स्क्वायर आर के ऊपर है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा दें आप, और ये आर के ऊपर भी स्क्वायर लगा दें, फिर ये आई के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, ब्रैकेट ख़त्म कर दें, और एक्स सी इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, इज इक्वल टू वी। अब ये रेडिकल जो है वो आई स्क्वायर के ऊपर भी है और इसके ऊपर भी है, तो अगर मैं कॉमन लेना चाहूँ तो यहाँ पर आई स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, और आई स्क्वायर अकेला बाहर नहीं आएगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। जब मैं कह रहा हूँ ना कि आई स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ से आई स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूँ, तो सिर्फ आई स्क्वायर को कॉमन बच्चे लेके बाहर आ जाएंगे, नहीं नहीं भाई, आपको इसके रूट को भी कॉमन लेके बाहर लाना पड़ेगा, क्योंकि ये रूट जो है असल में ये 1/2 की पावर है, उसको थोड़ी ना छोड़ सकते। तो इसको आप इस तरह से ले आएंगे। अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस, अंदर क्या बचेगा, वो भी रूट में बचेगा, अंदर जो बचेगा आर स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सी। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई का निशान दे दें। अब यहाँ पर ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ आई बचेगा आपके पास। फाइनली ये आई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर सी, ये इक्वेशन बन जाएगी। ये इक्वेशन 2 आ गई आपकी, इक्वेशन 2। ठीक है भाई, अब आगे चलते हैं। और क्या है इस इक्वेशन का, ये वाला जो पार्ट है सिर्फ करंट को छोड़ के, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सोच के बताइए ज़रा। ये आपको इक्वेशन नज़र आ रही है वोल्टेज की, और ये आई जो है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और आर जो है वो रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसी बात है। तो भाई ये भी इससे मिलती जुलती नज़र नहीं आ रही है आपको। ये देखें, ये वी, ये वी,
ये आई और ये R जो है इसकी जगह पर ये आपको नज़र आ रहा है। तो ये जो पोर्शन है, सिर्फ ये पार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नोट कर लीजिए, पार्ट ऑफ इक्वेशन दैट इज R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस, ये इम्पीडेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंट्स इम्पीडेंस। और आपको पता है इम्पीडेंस को हम कैपिटल Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफ RC सीरीज सर्किट, ऑफ RC सीरीज। पिछली वीडियो इन बच्चों ने देखी होगी, उनको क्लियर होगा ये Z जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इम्पीडेंस को, टोटल इम्पीडेंस, जो इम्पीडेंस ट्राइंगल भी हमने बनाया था ना, ठीक है ना भाई। हैंस लिहाजा अब हम Z को बराबर कर सकते हैं इक्वेशन के इस पोर्शन से, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर C। ये बात मत भूलिएगा, एक्स स्क्वायर C क्या है? रेसिस्टेंस, जिसको रिएक्टेंस कहा जाएगा, ऑफ कैपेसिटर। ठीक है भाई। अब एंगल की बात करते हैं। करंट और वोल्टेज के दरमियान जो एंगल होगा उसकी अगर हम बात करें, now phase angle theta between current I and voltage, इन दोनों के दरमियान एंगल होगा, बिल्कुल एंगल होगा। कहाँ से एंगल आ जाएगा भाई? क्योंकि हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना फेज़र फॉर्म में, फेज़र डायग्राम में हम वेक्टर्स की सूरत में ले रहे हैं करंट को और वोल्टेज को। तो ये जो दो वेक्टर हैं, इनकी दो अलग डायरेक्शंस हैं, तो इनके दरमियान कोई एंगल भी तो होगा, ठीक है। और वो एंगल जो है यहाँ पर किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से कि tan थीटा जो है उसको बराबर करेंगे, tan थीटा जो है उसको बराबर करेंगे VC डिवाइडेड बाय VR, वोल्टेज इन करंट एंड वोल्टेज इन रेसिस्टर। ठीक है भाई। फिर ये हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा VC की जगह पर ये वोल्टेज इन कैपेसिटर की जगह पर आ जाएगा XC, और ये आ गया VR की जगह पर आ गया R, और थीटा को हम यहीं छोड़ेंगे, tan को वहाँ पर ले जाएंगे, तो ये XC अपॉन tan R हो जाएगा। tan को ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर, फिर इसके ऊपर tan के ऊपर +1 की पावर है, इसको ऊपर लेके जाएंगे, इसके ऊपर +1 की पावर है। जब ये ऊपर जाएगा XC के साथ जाएगा तो इसकी +1 की पावर -1 की हो जाएगी, और ये हो जाएगा XC अपॉन R। इसको ब्रैकेट में रख के आप इसके साथ tan -1 कर दीजिए, और ये एंगल आपको पता चल जाएगा, एंगल बिटवीन यहाँ पर एक ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा क्योंकि मुझे कुछ डाउट हो रहा है यहाँ पर। ये जो फेज़ एंगल बिटवीन करंट और वोल्टेज है ना, मेरे ख्याल में ये करंट और वोल्टेज के दरमियान फेज़ एंगल नहीं होगा, बल्कि ये वोल्टेज जो दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, कैपेसिटर और रेसिस्टेंस, इस वोल्टेज के दरमियान का एंगल होगा। ये एग्जैक्टली इसके अंदर यही बात होगी। ये एक पॉइंट मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है भाई। क्योंकि गलतियों से पाक सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात है, आप और मैं नहीं है। इसलिए जहाँ मुझे बाल बराबर भी डाउट होता है, मैं बच्चों को उसी वक्त बता देता हूँ कि यार इसमें देखो डाउट हो रहा है, तो मुझे बताएं, तो फिर सब टाइटल्स में इसको जो है ना क्लियर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मुझे डाउट पड़ रहा है, क्योंकि ये है टेस्ट एडिशन, ये जो बुक है
बुक के मुताबिक चलते हैं और इसके अंदर मिस प्रिंटिंग्स बहुत हैं। तो मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि ये जो फेज़ एंगल की बात की जा रही है, ये एंगल करंट और वोल्टेज के दरमियान नहीं है। ये एंगल जो है वो इस वोल्टेज जो कि करंट और कैपेसिटर और इस वोल्टेज जो कि रेसिस्टर के दरमियान का एंगल है, क्योंकि इस वोल्टेज इन कैपेसिटर और इस वोल्टेज इन रेसिस्टर को भी हम वेक्टर्स की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके दरमियान भी एंगल होता है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो है करंट के और वोल्टेज के दरमियान का एंगल नहीं है, बल्कि ये इन दो वोल्टेजेस के दरमियान का एंगल है, जिसमें से एक वोल्टेज रेसिस्टर में है और दूसरा वोल्टेज किसके अंदर है, इसके कैपेसिटर के अंदर। ठीक है भाई, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, इस चीज़ को आपके लिए छोड़े जा रहा हूँ। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।